मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। उत्तर मुंबई के डॉक्टरों ने दिया भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल को समर्थन। मुंबई मालाड पश्चिम के मारवे रोड स्थित पीडी खाखर हॉल में उत्तर मुंबई जिला से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने उत्तर मुंबई जिला के डॉक्टरों से मुलाकात की। इस कार्यक्रम में 500 से 600 डॉक्टरों ने पीयूष गोयल से मुलाकात कर उत्तर मुंबई के विकास में उनके भविष्य की नीतियों को सुना। बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन संजीवनी अस्पताल के डायरेक्टर और एशिया के टॉप आई सर्जन डॉक्टर श्याम अग्रवाल, डॉक्टर सुनील अग्रवाल, डॉक्टर राजेश बिन्याला, धवल अग्रवाल ने किया। बता दें कि जब से पीयूष गोयल को भाजपा द्वारा उत्तर मुंबई सीट से लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया गया, या तो कहे जब से उन्हें दिल्ली से अपने जन्मस्थल मुंबई आने का मौका मिला है, तब से वो उत्तर मुंबई जिला के हर क्षेत्र में स्वयं जाकर न ही सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बल्कि हर क्षेत्र में हर वर्ग के लोगों से मिलकर उनकी राय जान रहे हैं। लोगों की परेशानियों और मांगों को सुनते हुए विकास के लिए अपनी और भाजपा की नीतियों को लोगों को बता रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों में भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने शिक्षक, कॉलेज के छात्रों, महिलाओं, छोटे व्यापारी, फेरी वालों सहित लोकल ट्रेन में यात्रा करके भी लोगों से मुलाकात की। इस कार्यक्रम में डॉक्टरों से मुलाकात कर पीयूष गोयल ने पहले तो अपनी मुंबई से जुड़ी पुरानी यादों को साझा किया और उसके बाद समाज के लिए डॉक्टरों के योगदान की सराहना करते हुए सभी डॉक्टरों के उनकी सेवा के लिए धन्यवाद देकर आगे 2024 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीतियों को बताते हुए आने वाले समय में देश और उत्तर मुंबई के विकास में सभी डॉक्टरों का सकारात्मक योगदान मांगा। जिसके बाद कार्यक्रम में सभी डॉक्टरों ने पीयूष गोयल को आगामी चुनाव में समर्थन देते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने किया, जो कि स्वयं एशिया के टॉप आई सर्जन है और कई दशकों से अस्पताल में मरीजों का इलाज करने के साथ साथ मुंबई में सक्रिय रूप से समाज सेवा करते आ रहे हैं और भाजपा पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। और उन्होंने मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से बात करते हुए बताया कि जैसे पिछले 10 वर्षों से पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने उत्तर मुंबई की जनता की परेशानियों को हल करते रहे हैं, ठीक उसी प्रकार पीयूष गोयल भी अपने विभिन्न सेक्टरों के तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए उत्तर मुंबई जिला को विकास के पथ पर अग्रसर करते रहेंगे। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम की कवरेज और मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने क्या कुछ कहा। आज उन्होंने अपना टेस्ट भी कर लिया कि सबके नाम वाम पहचानते हैं, याद है एक एक को। पर वास्तव में मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर श्याम अग्रवाल जैसे हमारे परिवार के सदस्य हैं, जिन्होंने बचपन से ही मुझे भी मार्गदर्शन दिया, हमारे परिवार के साथ लगे रहे, अन्य सामाजिक काम में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अलग अलग संस्थाओं में, और एक देशभक्त किस प्रकार से अपना प्रोफेशनल काम भी करे, किस प्रकार से देश की भी सेवा करे, गरीबों का भी कल्याण कर सके और साथ ही साथ समाज में भी अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखे, उसका एक सही मायने में उदाहरण है डॉक्टर श्याम। थोड़ा एग्जैजरेट करने की आदत है, तो जितना वो कहते हैं उसको थोड़ा डिस्काउंट करके मेरे बारे में समझ के जाते हैं। कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं, मुझे डर लगता है जब डॉक्टर श्याम अग्रवाल इंट्रोड्यूस करते हैं। सम्मान्य मंच और सभी सम्मान्य महानुभाव, डॉक्टर्स, प्रिंसिपल्स, प्रबुद्ध, इस क्षेत्र के हमारे हित चिंतक, हमारे समर्थक और देश के प्रति पूरा जीवन समर्पित करने वाले ऐसे सभी भाई बहनों, माताओं को सबको नमस्कार करता हूँ, सबका वंदन करता हूँ। बीच में आ रहे हैं आप लोग, पीयूष और लोगों के बीच में, तो थोड़ा सा आज सुबह से कार्यक्रम लगे हुए थे और 10 बजे से ही लगातार नॉन स्टॉप प्रचार के कार्यक्रम चले, इसलिए थोड़ा विलंब हो गया। वैसे आई होप आप थोड़ा लेट ही बुलाते सबको 7 बजे के बदले। अच्छा, क्या इस वंडरिंग के अदरवाइज 4.5 साल मेरे तो राज्यसभा टर्म के भी बचे हुए हैं। I have a term up to July of 2028, पर मैं समझता हूँ उनकी जो सोच थी
कि हम सब मिनिस्टर्स राज्यसभा में जो कई वर्षों से काम कर रहे हैं, खास तौर पे हम सब ने भी चुनाव में जाना चाहिए, लोगों के बीच में रहना चाहिए, लोगों की समस्याएं दुख सुख को अपने आप महसूस करना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि कई बार वर्षों वर्षों तक नॉमिनेट होना, राज्यसभा में जाने से एक पर्सनल टच जमीनी हकीकतों के साथ कम होने लगता है। और मेरे लिए तो बहुत इससे भी ज्यादा सौभाग्य की बात है कि मेरी पैदाइश भी मुंबई की है, पूरी पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई, बिजनेस फैक्ट्री भी मुंबई में लगाई, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी मुंबई में ही किया। तो एक प्रकार से 10 वर्ष तक कुछ मात्रा में समय ज्यादा दिल्ली देना पड़ता है, स्वाभाविक है मंत्री बनने के बाद। तो आई वॉज लूजिंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, कई सारे मित्रों के साथ मिलना जुलना कम हो रहा था। तो मेरे लिए तो वास्तव में सौभाग्य की बात है कि फिर एक बार अपने सब मुंबई के मित्रों के साथ महावीर नगर में जाके पाव भाजी और मिसल पाव खा पाऊंगा। समय बिताने का, अपने अपनों में मिलजुल कर रहने का स्वाद ही कुछ और है। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, हम कई बार पति पत्नी, और मुझे शौक है हिंदी पिक्चरों देखने का, सिनेमा हॉल में जाके, टीवी वगैरह पे तो देखते हैं पर मजा नहीं आता। दिल्ली में जब हम बैठते हैं कि चलो आज फलानी पिक्चर देख के आए, तो हमें बड़ी तकलीफ होती है कि सोचते सोचते रह जाते हैं कि किसके साथ जाके देखें, और अंत में हम दोनों अकेले जाके देखते हैं। पॉपकॉर्न भी खाते हैं, पनीर टिक्का भी खाते हैं, जो भी आइनॉक्स में पीवीआर में मिलता है, सब स्वाद लेते हैं, लेकिन मित्रों का स्वाद नहीं मिलता। नॉट दैट आई डोंट हैव फ्रेंड्स, आई हैव अ हेल ऑफ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन दिल्ली, पर सोचते रहना पड़ता है कि किसके साथ जाएं तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी होगी, कोई नया विवाद या कोई नए चार प्रश्न नहीं शुरू होंगे। मुंबई आते नॉर्मली मेरा लेट नाइट फ्लाइट की आदत है, मुंबई जब आता हूँ पहले तो अनसर्टेनिटी भी बहुत रहती है काम की कि कब जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, तो पहले नहीं बोलते, पर एक बार फ्लाइट पे बोर्ड कर जाए तो my first call or my wife's first call is to the person in Mumbai who's at my home कि सुख सागर जाके पाव भाजी और मसाला पाव, और अब रात को 2 बजे 2:30 बजे जब घर पहुंचते हैं तो पहली चीज करते हैं कि पाव भाजी खाना है। ड्राइवर को रूटीन पता है कि अगले दिन सुबह माटुंगा से इडली वड़ा लाने और डोसा का बैटर लाने। मेरे कुक्स ने डोसा बनाना एकदम परफेक्ट सीख लिया, और दोपहर का भोजन 100% स्वाति से गुजराती थाली, उसके बगैर दोपहर का भोजन नहीं, और तब तक वापस दिल्ली जाने का समय आ जाता। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर कि मैं इतना सुखद अनुभव कर रहा हूँ, सब पुराने मित्रों को मिल रहा हूँ, पुराने दोस्तों के साथ काम करने का सौभाग्य मिल रहा है। अच्छा, सौभाग्य ये भी है कि चारों हमारे एमएलए, योगेश सागर हो, सुनील राणे हो, मनीषा ताई हो या अतुल भाटकर, चारों के साथ मैंने कम से कम नहीं तो 30-35 साल साथ में काम किया, राइट फ्रॉम अर्ली डेज। हमने साथ में नारे भी लगाए हैं, साथ में डोर टू डोर कैंपेनिंग की है, कार्यालय भी देखा है साथ में प्रचार फेरियां की, वी डन एवरीथिंग। गोपाल शेट्टी जी के साथ 40 साल का संबंध, तो एक प्रकार से इट इज लाइक अ होम कमिंग। और अब आप सबको मिलने के बाद एक और आश्वस्त हो गया हूं, मेरी भी उम्र बढ़ते जा रही है, तो आगे चल के मुझे दिक्कत होगी, तो आई नो नाउ आई हैव अ होल पूल ऑफ डॉक्टर्स रेडी टू अटेंड टू मी। आपका प्रोफेशन इतना नोबल है, यू आर ट्रूली द हीरोज हु हैव सेव्ड दिस कंट्री, नॉट वंस नॉट ट्वाइस बट एवरी टाइम when the nation faced a crisis। और मैं सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मेडिकल प्रोफेशन का तो आपका 24 घंटे सेवा देना है, तो आपका लगभग इट इज अ पार्ट ऑफ योर ethos, इट इज अ पार्ट ऑफ योर कमिटमेंट व्हेन यू बिकम अ डॉक्टर। पर जिस प्रकार से
और कोविड से ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल हो नहीं सकता जिसमें अपनी जान को जोखिम लगा के आप सब दिन रात लगे रहे। इतनी अनसर्टेनिटी थी, पता ही नहीं था कि इसमें क्या है क्या नहीं है, कैसे आगे होगा। हमने कितने सारे अच्छे डॉक्टर्स को लूज किया कोविड में, परंतु आई मस्ट से दैट आप लोगों ने जिस प्रकार से इस प्रोफेशन को, अपने काम को धर्म के रूप में माना, जिम्मेदारी से लिया और देश बचाने का काम किया, उसके लिए आपका जितना साधुवाद करें वो काम। परंतु जो सेवा लोग सलीम करते करते कई दवाइयां खाने लगे। तो मैं किसी ने मुझे कहा था कि फारूक उडवाडिया के पास जाओ तो पूरा अपनी हिस्ट्री लिख के जाना। तो मेरी वाइफ ने पूरी हिस्ट्री लिख दी, बचपन से आज तक जितनी बार जरूरत पड़ी डॉक्टर की, और क्या क्या दवाइयां ले रहा हूं वो भी लिख दिया। तो डॉक्टर फारूक उडवाडिया देख के मेरी तरफ देखते हैं, एंड आई दैट इज इम्प्रिंटेड इन माय हेड, यू मस्ट बी अ जॉय फॉर द डॉक्टर्स। पर आई टेल यू, जिस प्रकार से, जिस संवेदनशीलता से, विद दैट जेंटल टच उन्होंने मुझे सब कुछ देखने के बाद कहा कि सब दवाइयां बंद कर। ये एक ईमानदार नोबल प्रोफेशन का व्यक्ति कर सकता है जो कहे कि तुम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम आस्ते आस्ते ऐड करते गए, सब दवाइयां बंद करो, सिर्फ 20 मिनट बाहर जाके सूरज के नीचे वॉक करो और आपकी सब तकलीफें दूर हो जाएगी। मैं उनको समझाते रहा कि मैं ट्रेडमिल पे 40 मिनट करता हूं, आप तो 20 मिनट बोल रहे हो। He said, नहीं, start with 20 minutes, फिर आस्ते आस्ते बढ़ाना, पर go out in the open and take a walk। और ये मैंने इसलिए एग्जांपल दिया कि नेक्स्ट टाइम मैंने फिर, उन्होंने कुछ टेस्ट वेस्ट बताए थे जस्ट टू बी श्योर आई एम ओके। करने के बाद उनको भेज दिया, उनके यहाँ से आया, एवरीथिंग इज ओके। फिर भी एक उत्सुकता थी कि वापस मिल के उनको पूछे कि भाई आपने टेस्ट देख लिया। तो उनके सेक्रेटरी को फोन करके मैंने कहा आई हैव टू सी हिम फॉर 5 मिनट्स। चलो उसने टाइम दे दिया। जब मैं गया, फारूक उडवाडिया ने जो मुझे झाड़ा उसने कि तुम आए क्या के लिए। मैं कहा सर वो रिपोर्ट सब आ गई थी, थोड़ा आपसे मैं गाइडेंस दे रहा हूँ। He says I have a lot of patients to look after, मुझे बहुत काम है। तुम्हें बता दिया था ना रिपोर्ट्स ठीक है, और कुछ होता तो आई वुड हैव कॉल्ड यू। सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए तुम यहाँ पे आए हो, और उस दिन के बाद में कोई बीमारी चली गई उनके पास वापस नहीं गए। What I'm trying to say is, आप सबका जो टाइम है, इतना सारे काम में जुड़ते हो। डॉक्टर साहब राजस्थान लेके जा रहे हैं, मुझे बताया गया डॉक्टर्स को आई के ऑपरेशंस करने, आई के कैंप्स लगाने, आदिवासी क्षेत्र में जा रहे हैं। एंड सभी डॉक्टर्स निःशुल्क जाते हैं ना, सब डॉक्टर्स इनके साथ निःशुल्क जा रहे हैं करने के लिए। कभी डॉक्टर्स लेके टोली लेके पालकर के लिए निकल गए। ये सब जो श्रद्धा भाव से, सेवा भाव से जो काम आप करते हो, वास्तव में एक प्रकार से अगर भारत को हमें विकसित भारत बनाना है, भारत को नई ऊंचाइयों तक लेके जाना है, तो हम सब ने 140 करोड़ देशवासियों ने इसी प्रकार से कुछ ना कुछ देश के प्रति संवेदनशीलता से देना पड़ेगा। We'll have to share and care for those who are left behind, the less privileged sections of society। और जिस दिन हम सब ने तय कर लिया कि हम सब, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 5 प्रण दिए थे, यार आप में से कोई सुबह उठ के 15 अगस्त की स्पीच देखता है, तो 15 अगस्त 2022 को जब आजादी का अमृत महोत्सव देश सेलिब्रेट कर रहा था, जब आपने भी सबने अपने घर में जरूर तिरंगा लगाया होगा, हर घर तिरंगा, उस दिन तो देश पूरा तिरंगा में बह गया था, रंगीला हो गया था। उस दिन प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण दिए। वो 5 प्रण में एक बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि आप लोग
साधारणतः वो पांचों चीज कर रहे हैं, पर हमें ये मैसेज आपके माध्यम से, आपके यहाँ पे हजारों पेशेंट्स आते हैं, आपका एक एक का मोबाइल फोन में 5-6 हजार नंबर होंगे। अगर ये मैसेज देश में और लोगों तक जाए तो सिर्फ ये 5 प्रण और उसके साथ 2 एडजंक्ट्स भी है, वो भी बताता हूं। अगर इतना ही मैसेज देश में सबके पास चले जाए, हमें 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाना है। उसके लिए सबसे पहले तो गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना है। देश की जो अस्मिता है, आस्था है, हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है, उसको पुनः उजागर करना है। देश की एकता और एकजुटता को प्रबल रखना है, अक्षुण्ण रखना है, और कर्तव्य भावना से हर देशवासी विकसित भारत के सपने को हकीकत में बदलने के लिए कर्तव्य भावना से काम करें। ये 5 प्रण बड़े सिंपल है। एक लक्ष्य है, विजन है। विजन प्राप्त करने के लिए पहले अपना पैकेज ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट हटाना है, परंतु हटाते हुए कहीं अपनी संस्कृति, अपना धरोहर नहीं भूल जाए, अपनी विरासत को संभाल के रखना है। हमारी फैमिली वैल्यू सिस्टम्स, हमारा धर्म, ये सब चीजें हमको जोड़ के रखती है, हमको संभाल के रखती है। देश की एकता और एकजुटता पे जरा भी कभी कोई कॉम्प्रोमाइज ना करे, और सबका प्रयास, कर्तव्य भावना से प्रयास, ये कॉम्बिनेशन अगर हो जाता है, और इसके साथ 2 ज्वाइन किए थे उन्होंने और विषय उसके बाद, एक नारी शक्ति का सम्मान और एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत। अगर हम सबने बीड़ा उठा लिया, हमने करेंगे, तो मित्रों दुनिया की कोई ताकत भारत को विश्व गुरु बनने से रोक नहीं सकती, कोई ताकत नहीं। और प्रधानमंत्री जी इसको जीते हैं। कई लोग उनको पूछते हैं कि आप जीते पड़े हो, काय के लिए इतनी मेहनत करते हो। मुझे भी लोग पूछ रहे हैं, अरे आप तो जीतने ही वाले हो, सुबह से 10 बजे से क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी का मानना है कि हमें लोगों ने चुन के भेजा है, हम फिर एक बार जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, तो जनता को अपनी बातें बतानी पड़ेगी, जनता को अपना आगे का भविष्य का विजन शेयर करना पड़ेगा, लोगों को मिलकर उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि वो भी इस मुहिम में जुड़े। देश को एकत्र करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ सबकी भावना उजागर करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो जाए कि लोग, भ्रष्टाचारी लोग, रोज अपने आप को बचाने के लिए हमारी आलोचना करते रहे, और क्या लोगों को गलतफहमी हो जाए कि कहीं भ्रष्टाचार बचाने के लोगों को उनके प्रभाव में ना आ जाए। आखिर आप सोचिए, मोदी जी इसमें कुछ नहीं कर रहे, ये उनके कुकर्म आज सामने आ रहे हैं, उजागर हो रहे हैं, जो काम किया वो पकड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का पक्का मानना है कि ऊपर से सफाई शुरू करी तो नीचे जमीनी स्तर पर बदलाव आए, व्यवस्थाएं सुधरेंगी, पारदर्शी होंगी, लोग सेवा भाव से जैसे जैसे और आगे आएंगे तो देखेंगे आसपास भी सब चीजें शुद्धता से चले। और प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ कोई इलेक्शन, चुनावी राजनीति के लिए आज बाहर नहीं निकले, आज लोगों को मिलने निकले, आज लोगों के साथ संवाद करने निकले। विकसित भारत बनाना है तो लोगों के आइडियाज, लोगों के सुझाव वो लगातार लेते रहते हैं। 15 लाख लोगों ने अभी तक सुझाव दिए, जिसके आधार पे जो रोड मैप बनाया अगले अमृतकाल के 25 वर्षों का, उसके लिए क्राउड सोर्सिंग करके 15 लाख लोगों के सुझाव कलेक्ट करके आगे की देश की विकास यात्रा को तय किया गया। और उन्होंने बीड़ा उठा लिया कि भारत को गरीबी से तो पूरी तरीके से मुक्त करें, और मुक्ति यानी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी, डिजिटल कनेक्टिविटी, तो रोजमर्रा की जरूरतें वो सबके पास पहुंचे, सबको उपलब्ध हो, सबके पास इतनी आमदनी हो कि कोई इसकी किल्लत में ना, परेशानी में ना रहे।
जैसे ये सब सुविधाएं सबके पास पहुंचती है, और उसके लिए आपने देखा है 10 वर्ष में कितना काम हुआ। MBBS के बाद MD करना बहुत आवश्यक है। पोस्ट ग्रेजुएट की सीट्स 31,000 थी, वो बढ़ के 68,000, जिससे आगे चल के ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग डॉक्टर्स बने, अच्छे डॉक्टर्स बने, मेरिट पे डॉक्टर्स बने, और देश में हर कोने कोने तक हम अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा सकें। और मित्रों, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्लान किया है, मैं तो मानता हूं कि आगे आने वाले कुछ ही दिनों में देश में कोई एक व्यक्ति नहीं रहेगा जिसको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं होगी। गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, अमीर हो, हर एक की चिंता कुछ की सरकार करेगी, कुछ की प्राइवेट सेक्टर करती है, कुछ की समाज सेवाएं से प्रेरित लोग करते हैं, पर देश में एक व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसको अच्छी स्वास्थ्य सेवा ना। मैंने तो डॉक्टर श्याम अग्रवाल को रिक्वेस्ट की थी कि कुछ अच्छे लोग जोड़े हमारे क्षेत्र के, उत्तर मुंबई के, और हम कोशिश करें कि एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ अच्छा बढ़िया अस्पताल और मेडिकल कॉलेज हम उत्तर मुंबई में सकें। अगर इतने बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, इतनी हमारे पास कार्य क्षमता है, तो फैसिलिटीज भी उस प्रकार की यहाँ पे आए कि लोगों को दूर ना जाना पड़े, सब कुछ उत्तर मुंबई में उपलब्ध हो, और एब्सोल्युटली स्टेट ऑफ द आर्ट कोई चीज में। और वो तो मोदी जी ने हम सबको एकदम ठूस के सिखा रखे हैं। सेकंड बेस्ट तो सोचना ही नहीं। सिर्फ सीए में सेकंड रैंक आया, वो हमारा पीछे रह गया 4 मार्क से, लेकिन कोई चीज में मोदी जी सेकंड बेस्ट नहीं एक्सेप्ट करते। और मैं समझता हूं जिस प्रकार से देश अंधकार से पारदर्शिता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जिस प्रकार से गरीबी मिटा के हम समृद्धि की तरफ देश को बढ़ाने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, जिस प्रकार से पहले हर प्रोजेक्ट विलंब सुनते थे, कॉस्ट ओवररन, टाइम ओवररन, प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं तो दशकों तक प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। मजाक उड़ता था कि वर्क इन प्रोग्रेस को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रेस तो दिखती नहीं थी वर्क में। अब आप देखिए किस स्पीड पे देश में काम है, किस स्पीड पे अटल सेतु बना, और अगर मुंबई को जैसे ही मेनलैंड से हमने अभी कनेक्ट कर दिया, तो आप कल्पना करिए मुंबई की कितनी अपार संभावनाएं बन जाती हैं एक्सपेंशन। Our biggest problem was we are an island city, जमीन ही नहीं थी वो। अब आप कोस्टल रोड से निकलो, सीधा ट्रांस हार्बर लिंक लो, एंड यू आर इनटू द मेनलैंड ऑन वे टू पूना। पूरा मुंबई से पूना पट्टा, मुंबई से नासिक पट्टा डेवलपमेंट के लिए खुल जाएगा, फास्ट कनेक्टिविटी के साथ, और मुंबई का एक्सपेंशन तेज गति से होगा। उद्योग हो, सर्विस सेक्टर हो, अलग अलग क्षेत्रों में यू कैन सी ट्रिमेंडस एक्सपेंशन इन द डेज टू कम। और ऑपोजिशन क्या ऑफर कर रही है? रोज विवादित बयान, एक अलायंस बनाया जिसका हम आज तक समझ नहीं पा रहे हैं किधर अलायंस है किधर नहीं है। पिनरई विजयन, केरल के मुख्यमंत्री, दिन रात कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। कांग्रेस वाले समझ नहीं पा रहे अब जवाब कैसे दें, क्योंकि पश्चिम बंगाल और अन्य बिहार वगैरह में उनका गठबंधन है। एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ कुश्ती, और कोई प्रोग्राम नहीं, कोई विजन नहीं। मैं तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख के हैरान हो गया। सबसे बड़े प्रायोरिटी है कास्ट सेंसस, ये है उनका विजन। देश को बांटना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं? हम बात कर रहे हैं एकता और एकजुटता बढ़ाने की, वो बात कर रहे हैं कि दक्षिणी राज्यों को सोचना पड़ेगा कि भारत का अंग रहना है कि नहीं रहना। आपने सुना कि नहीं? सुरेश हमारे माननीय लोकसभा के सांसद है, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के भाई है, सगे भाई। वो बोलते हैं कि जितना हम टैक्स भरते हैं उतना पैसा अगर हमें नहीं मिलेगा तो दक्षिणी राज्य अलग होने की सोच सकते हैं। तो भैया कल उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ ने कह दिया कि तो कोयला हमारा है,
कोयला हम ही इस्तेमाल करेंगे, उसकी बिजली हम ही इस्तेमाल हमें ही मिलेगी, तो हमको तो यार ये बैठक भी नहीं कर सकते। शायद कैंडल लाइट का डिनर के लिए श्याम अग्रवाल जी को हम सबको इन्वाइट करना। आप कल्पना करिए इस तरीके से देश चलेगा क्या? मुंबई, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्रा, उड़ीसा ये बोल सकते हैं कि बंदरगाह तो हमारे पास है, सब पोर्ट्स, तो जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन प्रदेशों का कोई माल आयात निर्यात हो ही नहीं सकता। अगर पंजाब, हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश ने तय कर लिया कि अनाज तो हम उगाते हैं, तो चावल हो, गेहूं ये तो हम ही खाएंगे, तो भाई हमारे भोजन में भाई साहब ना रोटी होगी ना चावल होगा। कल्पना करिए किस प्रकार की सोच देके कांग्रेस पार्टी और उनके पता नहीं मित्र दल भी बोल सकते हैं कि नहीं, कभी इंडी अलायंस के मित्र वो नाम बदलते रहते हैं, यूपीए देखो या इंडी देखो सब सेम है। मतलब अभी यहाँ मीडिया भी है, नहीं तो मुझे वो याद आ रहा है, क्या होता है, चोर चोर मौसेरे भाई। मैंने नहीं कहा, समझो कि बरी हो गया, बिल तो मिलना ही है चार्जशीट फाइल होने के बाद या कुछ समय बाद, पर इनके जो कर्म, इन्होंने जिस प्रकार से देश के साथ धोखा किया, ये अवश्य इनको भुगतान उसका करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी जिस विजन के साथ देश को 2047 तक एक विकसित भारत बनाने के लिए दिन रात 24 घंटे, जिसको कह सकते हैं 24/7 सेवा कर रहे हैं। और आप देखिए संजोग है या क्या है, 24/7, 247 में बीच में 0 ऐड कर दो, 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए 24/7 काम करने वाला एक प्रधान सेवक हमारा सबका सौभाग्य है कि हमारे साथ 24 घंटे देश की सेवा में जुटा हुआ है। जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अब तक की उपलब्धियां केवल एक एपेटाइजर था, भोजन आने वाले इससे क्या, मेन कोर्स अभी बाकी है। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक आज पूरा देश निर्णय ले चुका है कि मोदी जी के साथ जाना है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए के अलायंस के पार्टनर्स, और हमारा किधर ऐसा नहीं है कि आधी जगह लड़ रहे हैं, आधी जगह दोस्ती है। दोस्ती है तो पूरी दोस्ती है, नहीं है तो किधर होगा। हमारा सशक्त एनडीए का अलायंस पे लोगों का विश्वास अटूट है, अटल है, और उनको विश्वास है कि भाजपा और मोदी उनके सपनों को साकार करेगी, हकीकत में बुनेगी। ये सब मोदी जी सपने नहीं देखते हैं, सपनों को हकीकत में बुनकर देश के सेवा में पूरा अपना जी जान जीवन समर्पित करते हैं। मोदी जी पर पूरे देश को अपार भरोसा है और मोदी जी को देशवासियों पे, आप सब पे पूरा भरोसा है। मैं सिर्फ इतना ही अनुरोध करूंगा, 20 तारीख सोमवार है, शनिवार, रविवार, सोमवार, 3 दिन। मैंने शुरुआत में कभी कभी लोग बोलते हैं मुफ्त बांटते हैं। दोस्तों, ये जो 80 करोड़ लोग हैं, आज उनमें से 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं और वो 25 करोड़ का राशन कम हुआ है। मतलब एक काम हो, 16 से 18 घंटे काम करने वाला व्यक्ति, कभी छुट्टी न लेने वाला व्यक्ति समुद्र के नीचे कभी चला जाता है, कभी सियाचिन की पहाड़ियों में -35 डिग्री में चला जाता है, और आपकी और मेरी तो हड्डियां गल जाएंगी। और कभी कभी जैसलमेर की तपती हुई 55-52 डिग्री में भी वो इस प्रकार से भाषण देता है। ये व्यक्ति नहीं हो सकता, ये तो कल की अवतार है। दोस्तों, कुछ भी कहो, लेकिन आपको ऐसा एक प्राइम मिनिस्टर मिला है। हम लोग, मुझे तो कई बार मिलने का मौका मिला है, जब मुख्यमंत्री थे, पीएम बनने के बाद भी मौका मिला है।
ऐसा सरल व्यक्ति जो न कभी अपनी माँ को जरूर मिलते थे, क्योंकि हम संघ की शाखा में जाते हैं तो हमारे लिए माँ सर्वोपरि होती है। जैसे धरती माँ है वैसे अपनी माँ। तो मैं 3-4 स्कूल ऑलरेडी चलाता हूँ। स्वामी विवेकानंद विद्यालय गरीबों के लिए, डीजी खेतान इंटरनेशनल सुंदरनगर में, और संजीवनी वर्ल्ड स्कूल, गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब उपलब्ध है। वात्सल्य ग्राम वृंदावन में 50 एकड़ के कैंपस में अनाथ, विधवा और बूढ़ी माताओं के लिए आश्रय घर है, मैं उसका 25 साल से प्रेसिडेंट हूँ। और केशव सृष्टि 200 एकड़ में, मतलब आप अपना योगदान करिए। और एक चीज और बताओ, अभी हमने एक और बनाया है लोनावाला में 10 एकड़ में अग्रवाल भवन, बट वो सबके लिए है। हम सबने सवा करोड़ रुपए, 100 करोड़ में 144 कमरे का 10,000 फुट का बैंक्वेट हॉल, डाइनिंग हॉल, मंदिर, स्विमिंग पूल, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। अगर हम ऐसे प्रकल्प इस साल 2 साल में एक खड़ा कर सके तो मुझे लगता है वो हमने कुछ किया। आप जाइए उधर महाराजा अग्रसेन पैलेस में ठहरिए, बहुत कम चार्ज में 2500-3000 रुपए में कमरा मिलता है, विद खाना पीना सब। तो आप देख करके सच में ही आपको ये लगेगा कि बहुत अच्छा ये किया है। और भी हम लोग कई प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं। अभी पीयूष गोयल आए हैं तो यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि भगवती को या ये एसके पाटिल को चालू कराएं और भगवती में मेडिकल कॉलेज अगर आ सके तो। यहाँ की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यातायात की है, व्यवस्था की है। तो जे कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर जगदीश गुप्ता जी को अभी कॉन्ट्रैक्ट मिला है अंधेरी से बांद्रा तक का सी लिंक वे का, फिर अंधेरी से दहीसर तक होगा, दहीसर से भाईंदर होगा। और पीयूष गोयल बीइंग द टॉप पर्सन, आप देखिएगा अगले 5 सालों में बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर फ्री लिंक वे, लिंकिंग रोड, एसवी रोड, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और मेट्रो का ऐसा नेटवर्क बन जाएगा कि लोग को सच में लगेगा कि हम एक अच्छे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं। चारक है, उन्होंने पूरा परिवार छोड़ दिया है। आज अगर मैं और आप अगर एक जगह के सरपंच भी बन जाए ना तो सारे हिंदुस्तान के रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन उस व्यक्ति ने जब पीएम बना था ना, सोनिया गांधी ने भी इकट्ठे कर लिए थे, इटली से सब आ गए थे। लेकिन इस व्यक्ति ने एक व्यक्ति को आज तक प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुसने नहीं दिया, क्योंकि अगर कोई घुस आता ना तो ये कांग्रेस के लोग उसकी जेबों में पैसे भर देते और जैसे ही बाहर निकालता तो वीडियो वाले खड़े रहते हैं, देखो नरेंद्र मोदी ने इनको पैसे दे दिए। काली कोठरी में रह करके भी आज तक एक कलंक जिस व्यक्ति के ऊपर नहीं लगा हो, उसमें यहाँ पर एक अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि इलेक्शन बॉन्ड क्या थे, बीजेपी को 6,500 करोड़ मिले तो कांग्रेस को 1,400 करोड़ मिले, हमारे नंबर ऑफ पार्लियामेंट और ममता बनर्जी को 1,700 करोड़ मिले दोस्तों। तो कहीं पर किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार न होके हवा में झूठी बातों को फैलाना ये कांग्रेस का चरित्र बन गया है। जब राम मंदिर का मैं अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद का 1500 करोड़ रुपए इकट्ठे करने थे, लोगों ने हमको 5,500 करोड़ रुपए दिए दोस्तों, 5,500 करोड़। मुकेश अंबानी के पास गए, 500 करोड़ का चेक दिया, हमने बोला मुकेश भाई 300 करोड़ का बाहर, बोले मैं अकेला ही मंदिर को बना दूंगा, लेकिन नहीं, हमको सबका ये चाहिए। डी मार्ट वाले के पास गए, बोले अलीबाग में है, हमने रास्ता निकाला और 12 करोड़ रुपया दिए। हावरे बिल्डर के यहाँ गए, हर परिवार के लोगों ने 11-11 लाख रुपए के चेक दिए। सबसे ज्यादा पैसा जोधपुर से आया 600 करोड़ रुपया, उसके बाद बीकानेर से आया, मुंबई से 500 करोड़ रुपये, 600 करोड़ रुपये। मतलब हमारे जो लोग हैं ना उनमें देने की प्रवृत्ति है, दानवीर हैं, कर्ण भी उनके पीछे है। तो जब पैसा देने वाले इतने लोग हैं कि नरेंद्र मोदी को कोई भ्रष्टाचार करने की जरूरत नहीं, एक पैसे को हाथ लगाते नहीं। ये पीयूष को बहुत से लोगों ने पैसा देने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा मैं मेरे पैसे से चुनाव लड़ूंगा, मुझे किसी का भी 1 रुपया भी नहीं चाहिए। तो ऐसे लोगों से भारतीय जनता पार्टी बनी है और उसका ये कारण है कि 370 जैसी धारा हटती है, 3 तलाक जैसी कुप्रथा, तलाक तलाक तलाक, और हमारी बहन और बेटी सड़क पे आ जाती थी, न सिर पे छत होती थी, शरीर पे कपड़े होते थे। अभी तो बहुत सारी चीजें करनी है, यूसीसी करना है, हलाला खत्म करना है। सीएए को लेकर के हल्ला मचाते, सीएए है क्या? सीएए कानून देने का कानून है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में
जो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बुद्ध, वो लोग जो विस्थापित हो गए थे मुस्लिमों के अत्याचार से, जो 2014 के पहले से रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने का प्रावधान CAA में है। और मुसलमानों को क्यों ऐड नहीं किया? अगर मुसलमानों को ऐड करते तो आज पूरा पाकिस्तान भारत की छाती पर आकर के बैठ जाता, पूरा अफगानिस्तान हमारी छाती पर आके बैठ जाता, और पूरा बांग्लादेश तो छाती पे बैठ चुका है। आधा बंगाल और आधा असम बांग्लादेशियों से भरा हुआ है, और ये सब कांग्रेस के शासन में हुआ है। दोस्तों, ये जो आप एक वोट देते हो ना, एक छोटा सा खाली थप्पा लगाना नहीं है, ये देश के भाग्य को डिसाइड करने का समय है। और देश का भाग्य डिसाइड करते समय अगर कभी भी हमसे गलती हो गई तो भारत माता हमें कभी भी माफ नहीं करेगी। इसीलिए हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हमें इसे चर्चा का विषय बनाएं, और पीयूष गोयल जैसे व्यक्तियों को हम पार्लियामेंट में जब भेजेंगे तो उससे नरेंद्र मोदी जी के हाथ और मजबूत होंगे, अमित शाह के हाथ और मजबूत होंगे। अमित शाह जी, मतलब आप देखिए क्या काम करता है वो व्यक्ति। डायबिटीज है, स्वास्थ्य फिर भी, लेकिन आज 16-18 घंटे कंधे से कंधा मिलाकर के नड्डा जी हो या ये हो, नितिन गडकरी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेकिन फिर भी कितना काम करते हैं नितिन गडकरी जी। तो मतलब कोई इन लोगों के चरित्र पर कोई दाग नहीं है, और देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो एक ग्लैमराइज्ड हुआ करती थी पॉलिटिक्स, जैसे फिल्मी स्टारों की तरह से लोग पॉलिटिशियंस के पीछे पीछे भागते थे, अब आप दिल्ली में चले जाइए, एक दलाल नहीं बचा है पूरे दिल्ली के पार्लियामेंट्री सेक्टर में, और सारा काम ट्रांसपेरेंसी के बल पर होता है। और ये सारी नरेंद्र मोदी जी की देन है। थोड़ी सी ठीक है, कभी कभी कुछ कमियां होती हैं, क्योंकि सारी व्यवस्था को एक दिन में नहीं बदला जा सकता है, कुछ समस्याएं हो सकती हैं, और उन समस्याओं का समाधान जब पीयूष गोयल जैसा व्यक्ति हमें मिलेगा, जो भारतीय जनता पार्टी की अग्रिम पंक्ति के 6 नेता हैं, उनमें से वो एक है, तो हम अपनी बात और बड़ी नरेंद्र मोदी तक और अमित शाह तक पहुंचा पाएंगे। अमित शाह और मोदी जैसे लोग हमें मिले हैं, रहे हमारे साथ, जब तक चाहे नेतृत्व करें, हम उनके साथ खड़े हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष गोयल जी को यहाँ पर एक ऊर्जा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी खास माने जाते हैं, और इस बार गोपाल शेट्टी की जगह पे उनको टिकट दिया गया। 2 बार सांसद रहे गोपाल शेट्टी जी। उनके कार्यकाल को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी की जो हिंदुत्व प्रेम है, राम मंदिर है, काशी कॉरिडोर है, उनका जो गारंटी है, उसको देखते हुए, और यहाँ पर जो उत्तर मुंबई के डॉक्टर्स, आपने डॉक्टर एसोसिएशन का भी इसमें बहुत बड़े लोग आए हुए, सारे चिकित्सक मुंबई के आए हुए हैं, उनका समर्थन और लोगों का समर्थन देखते हुए क्या लग रहा है कि क्या परिणाम? पीयूष गोयल जी पिछले 10 वर्षों से राज्यसभा के सदस्य हैं जी। कई विभागों को संभाल चुके हैं वो, कोयला मंत्री, ऊर्जा मंत्री, रेल मंत्री, और अभी मैं वो उद्योग मंत्री, टेक्सटाइल मिनिस्टर, और कई डिपार्टमेंट हैं। 10 साल का एक अनुभव बहुत लंबा अनुभव होता है। वो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैरिड होल्डर हैं, और उनका जो परफॉर्मेंस है, मोदी जी उसी को प्यार करते हैं जो परफॉर्मेंस देता है, जो अपने मंत्रालय को अच्छी तरह संभालता है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी होती है और कहीं भी किसी प्रकार की भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नहीं होती। तो पीयूष जी का जो जीवन है, सार्वजनिक जीवन, बहुत ही पारदर्शी रहा है। इसीलिए जो बीजेपी के अग्रिम पंक्ति के नेता हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी खुद हैं, अमित शाह हैं, नड्डा जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, नितिन गडकरी हैं, उसी पंक्ति में पीयूष गोयल जी का नंबर आता है। तो दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी ने पीयूष गोयल जी को यहाँ पर भेजा है। उत्तर मुंबई की जो सीट है, ये भारतीय जनता पार्टी की आप कह सकते हैं एक पारंपरिक सीट है। गोपाल शेट्टी 10 साल तक यहाँ पे रहे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन भारतीय जो जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व है, उन्होंने यहाँ पीयूष गोयल को भेजा है। आज हमने उत्तर मुंबई के सभी डॉक्टरों का यहाँ पर एक मीटिंग रखी है, गेट टुगेदर रखा है। बड़ी तादाद में करीब 500 से 600 डॉक्टर्स यहाँ पर इकट्ठा होंगे और पीयूष गोयल जी को सुनेंगे, पीयूष गोयल जी को अपना समर्थन देंगे। और मुझे लगता है पीयूष गोयल जी बहुत बड़ा मार्जिन लेकर के, मे बी टू द ट्यून ऑफ 4 to 5 lakhs, वो यहाँ पर जीत करके आएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जो पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान होती है, और पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज का एक दर्पण होता है।
और जो अच्छी तरह से व्यवस्था को संभाल सकता है उन्हीं का साथ पढ़ा लिखा वर्ग देता है। साहब, ये अभी तक उत्तर मुंबई की जनता को जो सांसद मिले हैं, राम नाईक से लेके गोपाल शेट्टी तक, वो उत्तर मुंबई से ही रहने वाले थे। राम नाईक भी थे तो उसमें उत्तर मुंबई वहां तक था। गोपाल शेट्टी उत्तर मुंबई के रहने वाले हैं। पीयूष गोयल जो है वो उत्तर मुंबई के रहने वाले नहीं है। लोगों में, जनता में, आम लोगों में कि हम अपनी शिकायत अगर कोई होगी तो लेके किस सांसद के पास, किस कार्यालय में, कहाँ जाएंगे, पीयूष गोयल हमको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। गोपाल शेट्टी तो हम लोगों से हरदम मिल जाते थे, राम नाईक हरदम मिल जाते थे। इस सवाल को थोड़ा सा नहीं, इसका देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो भी गुजरात से थे और उन्होंने वाराणसी में जाकर के चुनाव लड़ा। तो ये जरूरी नहीं होता है, जब पूरी भारतीय राजनीति का परिदृश्य अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले HR गोखले थे, वो भी यहाँ के नहीं थे, लॉ मिनिस्टर बने, सुब्रमण्यम स्वामी यहाँ से रहे। तो जरूरी नहीं होता है कि व्यक्ति 24 घंटे यहाँ पर उपलब्ध रहे। उसका कार्यालय होता है, कार्यालय में बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं और हफ्ते में 1 दिन 2 दिन का समय अगर यहाँ उत्तर मुंबई की जनता को मिल जाता है तो कभी भी लोगों को ये नहीं लगता कि पीयूष गोयल उनके बीच के लोग नहीं हैं, क्योंकि देश की राजनीति उत्तर मुंबई के हितों के ऊपर है। जिस व्यक्ति का देश की राजनीति में इतना बड़ा योगदान हो, वहां पे अगर उत्तर भारत के लोगों, उत्तर मुंबई के लोगों को 10-5% कम उनका समय मिलेगा तो उसकी पूर्ति उनके ऑफिस का स्टाफ, क्योंकि ऑफिस का जो स्टाफ होता है उसको भी उतने ही पावर्स होते हैं जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को होते हैं। और जो छोटे मोटे काम हैं, गोपाल शेट्टी, ये बात सच है कि उनके ऊपर मंत्री का दायित्व तो नहीं था तो ज्यादा समय दे पाते थे, लेकिन लोग ऐसी ऐसी समस्या लेकर के आते हैं जो नगर सेवक के स्तर की होती हैं या विधायक के स्तर की होती हैं। अब जो नेशनल इश्यूज होते हैं वो पीयूष गोयल जी बहुत अच्छी तरीके से लोगों के सॉल्व कर पाएंगे। उद्योग से जुड़ी हुई समस्याएं, एजुकेशन से जुड़ी हुई समस्याएं, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं, तो इसीलिए 10 साल तक हमने गोपाल शेट्टी जी को, तो अब एक 5 साल का पीयूष गोयल का भी टेन्योर बहुत अच्छा रहेगा और अंदर और बाहर का कोई सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि पूरा देश एक है। और जैसे राज्यसभा के मेंबर किसी भी जगह के किसी भी प्रांत से नियुक्त होकर के जाते हैं, ऐसे ही पीयूष गोयल जी मुंबई के तो हैं, मुंबई में ही रहने वाले हैं, तो कोई ऐसे बाहर से आ गए हो ऐसा नहीं है। तो पीयूष गोयल जी का परफॉर्मेंस 10 साल का लोगों ने देखा है, इसलिए पीयूष गोयल जी के ऊपर कोई किसी प्रकार की शंका करने का कोई सवाल पैदा नहीं हो। उत्तर मुंबई के विकास के लिए पीयूष गोयल के आने के बाद क्या रूपरेखा होने वाली है? देखिए, उत्तर मुंबई में सबसे बड़ी जो समस्या है वो सक्रिय रोडों को लेकर के है। अभी SV रोड का जो है, लिंकिंग रोड का है, हाईवेज का है, सबसे बड़ी समस्या थी यातायात को लेकर के। तो मेट्रो रेल का जाल बिछ रहा है। अंधेरी तक जय कुमार को कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है ये सीवे, फ्री सीवे का। तो जब पीयूष गोयल जैसा व्यक्ति आता है जिसकी पहुंच ऊपर के 5 से 6 निर्णय लेने वाले व्यक्तियों में होती है, तो उत्तर मुंबई का विकास बहुत तेजी से होगा। और विकास में देखिए, मुंबई में कोई स्कूलों की कमी नहीं है, नॉर्थ मुंबई में कॉलेजों की कमी नहीं है, अच्छे अस्पतालों की कमी नहीं है। बस यहाँ पर की जो आबादी है वो साउथ मुंबई से बहुत ज़्यादा है। तो ट्रैफिक जाम की जो समस्या है उसको रोडों को चौड़ा करके, रोडों को अच्छी तरह बना करके, हाईवेज को, लिंकिंग रोड को, SV रोड को, फ्लाईओवर्स बना के, मेट्रो बना करके, फ्री सीवे बना करके उसको ट्रैफिक को कम किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि ट्रैफिक को कम कर दिया, यातायात सुगम हो गया, और जो झोपड़पट्टी का विकास SRA पुनर्विशन के हो रहा है उसमें थोड़ी तेजी लाना, एक मल्टी स्पेशलिटी कोई हॉस्पिटल यहाँ पे बना करके देना, मुझे लगता है 5 साल में इतना काम हो गया तो उत्तर मुंबई के लोग उनको हृदय से कोटि-कोटि धन्यवाद देंगे। साहब, एक बहुत जाने माने चिकित्सक हैं आप, एशिया के नंबर 1 हाई स्पेशलिस्ट हैं। मुंबई में, उत्तर मुंबई में क्या एक पट्टी का विकास SRA पुनर्विशन के हो रहा है उसमें थोड़ी तेजी लाना, एक मल्टी स्पेशलिटी कोई हॉस्पिटल यहाँ पे बना करके देना, मुझे लगता है 5 साल में इतना काम हो गया तो उत्तर मुंबई के लोग उनको हृदय से कोटि-कोटि धन्यवाद देंगे। साहब, एक बहुत जाने माने चिकित्सक हैं आप, एशिया के नंबर 1 हाई स्पेशलिस्ट हैं। मुंबई में, उत्तर मुंबई में क्या एक मेडिकल कॉलेज की जरूरत है और पीयूष गोयल जी के जरिए कुछ पूरी पूर्ति हो सकती है? नहीं, देखिए, मुंबई में मेडिकल कॉलेजेस बहुत हैं, जैसे नायर है, KEM है, सायन है, JJ है, कूपर है,
भगवती हॉस्पिटल को भविष्य में मेडिकल कॉलेज बनाया जा सकता है। आपकी बात एकदम सही है, मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, उसके लिए बहुत बड़ा कैंपस लगता है, मुंबई में जगह की कमी है, लेकिन आने वाले भविष्य में भगवती हॉस्पिटल को जैसे कूपर को डेवलप किया गया मेडिकल कॉलेज में, तो भगवती हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाया जा सकता है। इसके लिए आप इस बिल से कुछ चर्चा करें? नहीं, देखिए अभी तो चुनाव का समय है, जीतेंगे, और ये सब चर्चाएं चुनाव के पहले नहीं चुनाव के बाद में होती हैं। एसके पाटिल भी फंसा हुआ है लिटिगेशन में, एसके पाटिल में भी मेडिकल कॉलेज बनाया जा सकता है। तो जगह अगर रहेगी तो मेडिकल कॉलेज बनाना, वैसे भी हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। साहब, जो 400 पार की नारे लगाए है भारतीय जनता पार्टी ने, आपके अनुभव के हिसाब से क्या उनको सफलता मिल सकती है? नहीं, देखिए बीजेपी को 350 से 370 तक की सीट आएंगी और एनडीए 400 पार, ये 2-4 सीट इधर उधर हो सकती है, क्योंकि इसके पीछे विपक्ष बिखरा हुआ है। विपक्ष के पास मोदी जी की आलोचना करने के सिवाय कोई मुद्दा नहीं है, और विपक्ष एक जो बोलते हैं ना, मर्यादित भाषा का उपयोग नहीं कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है। उनको लगता है कि हम अगर हर चीज फ्री कर देंगे और माइनॉरिटीज को प्रसन्न रखेंगे तो हम सत्ता में आ जाएंगे। तो विपक्ष के पास कोई भी सकारात्मक भूमिका नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के पास 10 वर्ष का परफॉर्मेंस है। कोई भी क्षेत्र उठा करके देख लीजिए, आप चारों धाम का क्षेत्र उठा के देखिए, राम मंदिर का इश्यू उठा करके देखिए, आप काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, बिहारी जी का कॉरिडोर देखिए, बेट द्वारका का, ये तो एक धार्मिक दृष्टि से है। उसके पश्चात आज हमारा जो फॉरेन रिजर्व है 645 बिलियन डॉलर हो चुका है, हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें नंबर पे हो गई है। हमारी जो रक्षा सौदे हैं, सारा विश्व आज हमसे रक्षा के उपकरण खरीद रहा है। HLA जहाँ पे राहुल गांधी गेट पे जाके स्ट्राइक की बात करते थे, आज उसका शेयर 3000 तक छलांग लगा रहा है। शताब्दी ट्रेनें चल रही हैं, मतलब इतना काम हो रहा है, कितने हजारों किलोमीटर हाईवेज बन चुके हैं, और एक काम नहीं है जो मैं गिनाऊं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना, 11 करोड़ लोगों को उज्ज्वला के तहत सिलेंडर देना, 11 करोड़ टॉयलेट बनाना, घर घर नल से जल देना, और मतलब 24 घंटे बिजली देना, मतलब इतना काम हुआ है। आवास, फ्री आवास देना, और कई करोड़ लोगों को, 20 से 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाना, दिन में 18 घंटे काम करना। कोई ऐसी मिसाल नहीं है जहां पर कोई एक दाग लगा हो नरेंद्र मोदी जी के चरित्र पर, अमित शाह के चरित्र पर। 370 धारा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, अब 370 की धारा हटा दी गई। 3 तलाक हमारी मुस्लिम बहनें अंदर ही अंदर कुंठित होती थी, सड़क पे आ जाती थी, उनके कोई अधिकार नहीं थे। 3 तलाक को हटाना, CAA जैसा कानून लाना। CAA में क्या है? CAA में जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, वहां रहने वाले हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, जैन और बुद्ध, वो अगर हिंदुस्तान में आते हैं और 2014 के पहले आए हैं, उनको नागरिकता देने का प्रावधान है। उसमें किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है, तो भी विपक्ष गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहा है CAA में किसी की नागरिकता ली नहीं जाएगी। लेकिन जिनको माइनॉरिटीज को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से निकाल करके सड़क पे खड़ा कर दिया गया, उनको हम आत्मसात करने का काम कर रहे हैं। तो इतना काम इतने छोटे समय में 500 वर्षों से चला रहा राम मंदिर का इशू, कुछ ही वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने उसको सॉल्व कर दिया। अब काशी विश्वनाथ का इशू भी सॉल्व होगा, कृष्ण जन्मभूमि का भी इशू सॉल्व होगा। अगर एक शक्तिशाली होता है, आज सारा विश्व हमारी तरफ देख रहा है, हम विश्व गुरु बनने के मार्ग पर अग्रसर हैं। नरेंद्र मोदी से विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेता ऐसे मिलता है जैसे कोई बड़ा भाई छोटा भाई, बड़े भाई से छोटा भाई मिल रहा हो। सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। जब जब अड़चन आई है, भारतीय फंसे हैं, उनको विमान से ला करके भारत में उनके घर में पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। एक काम हो तो गिनाऊंगे, तो अगर आप नरेंद्र मोदी जी के काम गिनने लग जाएंगे तो कई महीने बीत जाएंगे और उनके काम की पूर्ण। सर, मतदाताओं को क्या एक आप शुभेच्छा देना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे मतदान करने? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रतिभाशाली प्राइम मिनिस्टर हमको पहली बार मिले हैं। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं इनके अंदर ईश्वर का तत्व है, कहीं ना कहीं ये कल की अवतार के रूप में एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो सिर्फ देश के बारे में सोचता है, 18 घंटे काम करता है, एक दिन छुट्टी नहीं लेता, ईमानदारी की पराकाष्ठा पे उनकी। तो ऐसे व्यक्ति को
बनाए रखना है जब तक वो देश के लिए काम करना चाहता है। तीसरी, अर्थव्यवस्था बनेंगे, फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, सारी दुनिया हमको विश्व गुरु मानेगी, फिर से दूध की नदियां बहेंगी, सोने की चिड़िया बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लोगों से यही आग्रह करता हूं कि आप नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उनके सभी उम्मीदवारों को जिताकर अब की बार 400 पार। थैंक यू सब एक चीज और आती, विपक्ष बोलता है ईडी, ईवीएम मशीन, सीबीआई, इसका दुरुपयोग। नहीं, ये लोग मोदी जी के लिए बहुत छोटी बातें हैं। वो तो ध्यान भी नहीं देते कौन क्या कर रहा है। उन्होंने कई मीटिंगों में कई बार कहा है ईडी स्वतंत्र है, सीबीआई स्वतंत्र है, इनकम टैक्स स्वतंत्र है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है तो वैसे ही, और समय आने पर